Good evening, everyone. A very good evening to all of you, bachcho, and welcome back to the course on control systems. So we are live in the second lecture of control system, जिसमें कि हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म के फंडामेंटल्स पे हम लोग बात करेंगे. हम लैपलास ट्रांसफॉर्म को उस हद तक कवर करेंगे जितना कि हमें कंट्रोल सिस्टम में हेल्प मिलने वाला है. तो फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाइए भाई, फटाफट से सभी लोग आ जाइए, वरना लेक्चर छूट जाएगा, फिर आप लोग पीछे रह जाएंगे. ऑन टाइम फटाफट ज्वाइन किया कीजिए सेशन. चलिए, वैसे भी अपना सेशन 1 या 2 मिनट ऊपर नीचे होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है. करेक्ट. चलो, मैं देख रहा हूं फटाफट आ रहे हैं बच्चा लोग. चलो भाई, तो शुरू करते हैं इसी बात पे. अब देखो यार, लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होता है. एक ऐसा टूल है ना जिसका इजाद जो किया गया, जिसका सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हमको मिला वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में मिला. आप लोग जानते हो बेटा, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, इंजीनियर्स हो, कि यार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मजाक नहीं होता. राइट, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है. तो डिफरेंशियल इक्वेशन को, जैसे आप हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो मैथ्स के अंदर, तो आप लिखते हो कि सॉल्यूशन के अंदर क्या आता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आता है सर, प्लस एक पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अलग से निकालो, फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, लंबा काम हो जाता है. राइट, लंबा काम है. वहीं हमें लैपलास ने सजेस्ट किया कि यार ये काम बड़ी आसानी से हो सकता है, तुम लोग क्या करो, मेरा ट्रांसफॉर्म यूज कर लो. मेरा ट्रांसफॉर्म ट्राई करके तो देखो, बहुत इजीली यही काम, सेम काम आप कर पाओगे. तो इसीलिए लैपलास का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में. अब देखो, लैपलास ट्रांसफॉर्म दो तरह के डिफाइन किए गए, बाइलेटरल और यूनिलेटरल. बाइलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म का मतलब यह था कि यहां पे लैपलास ट्रांसफॉर्म में टाइम के लिमिट्स हम ले रहे थे -∞ से इंफिनिटी, और यहां पे टाइम की लिमिट जो हम ले रहे थे दैट वाज 0 अप टू इंफिनिटी. तो यहां 0 से इंफिनिटी जा रहे थे. यूनिलेटरल माने वन साइड, यानी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टाइम. बाइलेटरल माने टू साइडेड माने फॉर नेगेटिव टाइम एज वेल एज द पॉजिटिव टाइम. ठीक है, तो कंट्रोल देखो, लैपलास की कुछ प्रॉपर्टीज यूनिलेटरल की हमारे लिए काम में आती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज बाइलेटरल की. लेकिन जब कंट्रोल सिस्टम में बात करते हैं तो कंट्रोल सिस्टम में ना हम नेगेटिव टाइम की बात ही नहीं करते. अगर आप देखो, नेटवर्क में भी जब हम ट्रांजिएंट पढ़ते हैं तो हम 0 से पीछे वाले टाइम के बारे में चर्चा करते हैं, 0 से आगे वाले टाइम के बारे में भी चर्चा करते हैं. जब हम सिग्नल पढ़ते हैं, सिग्नल के अंदर भी हम नेगेटिव टाइम, पॉजिटिव टाइम दोनों के बारे में चर्चा करते हैं. लेकिन बेटा, जब आप लोग कंट्रोल सिस्टम में आते हो तो कंट्रोल सिस्टम में आपकी चीजें ना प्रैक्टिकल होने लगती हैं. और प्रैक्टिकली जो आपका नेगेटिव टाइम है, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो इसीलिए यहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव टाइम की बात करते हैं. तो कंट्रोल सिस्टम के अंदर हमारा कौन सा लैपलास ट्रांसफॉर्म हम यूज करते हैं, यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, समझ रहे हो. कंट्रोल सिस्टम में सिग्नल के कॉन्सेप्ट तो कैरी ओवर होते हैं, लेकिन वही से कॉन्सेप्ट कैरी ओवर होते हैं विच आर नॉट जस्ट मैथमेटिकल, बट दे हैव अ फिजिकल मीनिंग, दे हैव अ फिजिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, अब आप बोलोगे सर नेगेटिव टाइम पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, 0 से पहले ये हो रहा, तो मैं कहूंगा भाई 0 से पहले कुछ हो ही कैसे सकता था. 0 माने जहां से सारी चीजें स्टार्ट हुई, तो 0 से पहले कुछ भी कहां हो सकता था. इसीलिए कंट्रोल सिस्टम में बातें 0 के आगे की ही करते हैं. ठीक है, अब लैपलास ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कैसे करते हैं. देखिए, ट्रांसफॉर्म का बेसिक पर्पस क्या होता है. लैपलास ट्रांसफॉर्म changes a function from time domain to S domain. अब सर टाइम डोमेन टू एस डोमेन, इस बात का क्या मतलब होता है. देखो भाई, टाइम डोमेन का मतलब होता है जो फंक्शन है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम. जो आपका फंक्शन होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपका टाइम. और एस डोमेन का मतलब है अब आपके पास जो फंक्शन होगा उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा एस. ठीक है,
हाँ बेटा हिमांशु, मैं आपका सिग्नल के अंदर जो नेगेटिव टाइम और आपका इसके अलावा जो आपका नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है, दीज आर जस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली अगर आप बोलो जीरो से पहले क्या हो सकता है, माने ओरिजिन से पीछे क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। अब वो अलग बात है, आपका सर मैं 2 सेकंड को ओरिजिन मान ले रहा हूं तो मेरा ओरिजिन ही -2 पे चला गया, तो दैट इज लाइक शिफ्टिंग ऑफ एक्सेस। प्रैक्टिकली अगर आपको जीरो से लेस पे सेंस बनाना है ना, तो आप ये बोल सकते हो कि जीरो मैंने आज का दिन मान लिया, ठीक है, मैंने आज की क्लास को मैंने t=0 मान लिया, तो मेरी पिछली क्लास किसमें हो गई, नेगेटिव टाइम में हो गई। ये आप जरूर कह सकते हो इस तरह से अगर आप डिफाइन करते हो, बट कंट्रोल में जनरली हम जीरो के आगे की ही बातें करते हैं। आ जाओ, अब टाइम डोमेन का मतलब क्या होता है बेटा, जो मैंने आपको बताया, टाइम डोमेन का मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर आपका है, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, दैट विल बी टाइम, दैट विल बी टाइम। और जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, सॉरी डिपेंडेंट तो कुछ भी हो सकता है, और जो आपका एस डोमेन है बेटा, इसके अंदर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, that is basically S, which is sigma plus j ओमेगा। ठीक है, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा that will be S सिग्मा प्लस j ओमेगा, यानी यहां पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है मेरे बच्चों, that is a complex value। यहां पे जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, that is basically a complex value। तो डोमेन का बेसिक मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे आप बोलते हो ना फ्रीक्वेंसी डोमेन में जा रहे हो, माने आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम की जगह क्या बना रहे हो, ओमेगा बना रहे हो या एफ बना रहे हो। जब आप बोलते हो आप एस डोमेन में जा रहे हो, तो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम की जगह एस को बना रहे हो। तो इस टाइप से जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडिफाई करोगे मेरे बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग द डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्लियर हो गई मेरी इतनी बात। अब देखिएगा, अब जो हम बात करते हैं बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, बाइलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की, ठीक है, एंटी माने लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां पे देखो, ट्रांसफॉर्म को हमेशा ना अपर केस लेटर में लिखना होता है, और टाइम डोमेन के फंक्शन को आप हमेशा लोअर केस लेटर में लिखते हो, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, आप इस तरह से लिखते हो। ठीक है, यहां पे एस क्या है बेटा, आपका एस आप जानते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा। आप इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके जब आप टाइम को माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी पुट करेंगे, तो टाइम आपका फंक्शन से गायब हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ आपके पास क्या, बचेगा सिर्फ आपके पास एस। इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में यू आर गेटिंग अ फंक्शन ऑफ एस। लेफ्ट हैंड साइड में व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग अ फंक्शन ऑफ एस। ऐसे मेरे बच्चों यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर बात करोगे, यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका क्या चर्चा होगी कि भाई यहां पे टाइम माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ना वेरी कराएं, आप टाइम वेरी कराएं 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब यहां पे मेरी बात को समझेंगे, अगर मान लो मेरा xt एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ही 0 से स्टार्ट हो रहा है, सुनना, xt एक ऐसा फंक्शन है जो आता ही 0 के बाद है, तब भले ही आप इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से भी शुरू कर लो, तब भी चलेगा तो 0 से ही। सोच करके देखो, अगर x ऑफ टी मेरा एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ही 0 के बाद आ रहा है, तो भले ही आपने लिमिट में माइनस इंफिनिटी डाल दिया, बट ये इंटीग्रेशन कहां से चालू होगा, 0 से। तो मैं कह रहा हूं कि इफ xt is 0 for all t less than 0, इसको बोलते हैं कॉजल सिग्नल। क्या बोलते हैं, कॉजल सिग्नल। ठीक है, xt is 0 for t less than 0, कॉजल सिग्नल, then both BLT and ULT are same। तब तो कोई फर्क ही नहीं है ना भाई,
तब तो दोनों इंटीग्रेशन अपने आप ही 0 से इंफिनिटी चलेंगे, तब तो आपके दोनों सिग्नल अपने आप ही, दोनों लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपने आप ही 0 से इंफिनिटी जाएंगे, क्योंकि 0 से पहले अगर यहां फंक्शन 0 हो गया तो आपका इंटीग्रेशन तो 0 से ही बनेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन तो आपका 0 से ही बनेगा, भले ही आप यहां कुछ भी लिख लो, बट अगर ये फंक्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इंटीग्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 0। माइनस इंफिनिटी से 0 तक का इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरी बात का? बोलो भाई, क्लियर है ये बात? इंटीग्रेशन के अंदर अगर फंक्शन 0 हो गया 0 से पहले, तो आपका इंटीग्रेशन भी 0 से कम पे 0 ही आएगा। अब आप ये देखिए, यहां पे क्या होता है, ये होता है आपका एस प्लेन। क्या कहलाता है? एस प्लेन। लैप्लास के अंदर ये सिग्मा और ये जे ओमेगा, या फिर इसको पता है ऐसे भी लिख देते हैं कि रियल पार्ट ऑफ एस, और यहां पे लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ एस। इस टाइप से हम लोग एस प्लेन दिखाते हैं कि कॉम्प्लेक्स है ना, कॉम्प्लेक्स का जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है, और कॉम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी पार्ट आता है वो वाई एक्सिस पे आता है। इसको हम क्या कहते हैं? एस प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस प्लेन। इसका बहुत यूज है बेटा कंट्रोल सिस्टम के अंदर। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन का ना मैं आपको लैप्लास निकाल के दिखाता हूं, देखिएगा जरा। पहला फंक्शन जो मैं निकालने जा रहा हूं, एक्स ऑफ टी e टू द पावर माइनस एटी ut। अब देखो, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया ना कि ये जो फंक्शन है ut, ये क्या करता है, ये 0 के आगे 1 होता है और 0 के पहले ये 0 होता है। तो अगर आप इस फंक्शन को खोलोगे तो यू विल राइट e टू द पावर माइनस एटी फॉर t ग्रेटर देन 0, 0 फॉर t लेस देन 0। करेक्ट? ये बात क्लियर है? 0 फॉर t लेस देन 0। अब अगर मेरे बच्चों आप लैप्लास निकालने जाएंगे तो आप कहेंगे सर बाइलेटरल अगर निकालें, बाय डिफॉल्ट जब कुछ नहीं दिया होता ना तो बाइलेटरल ही निकालते हैं। बट अब यार ये फंक्शन जो है ये तो खुद ही 0 के पहले 0 है, यानी ये सिग्नल जो है कॉजल सिग्नल है ना, इट इज 0 फॉर t लेस देन 0। अगर ये 0 के नीचे 0 है तो ये इंटीग्रेशन आप 0 से स्टार्ट करें, यहां पे लिखें e की पावर माइनस एटी, e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब आप इसको क्या लिखें? e की पावर माइनस ए प्लस एस टी डी टी। अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन जानते हो भाई? एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सब लोग जानते हो? e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, बट अगर x का कुछ कोएफिशिएंट है तब आप उससे उसको डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है? ये आपने कर दिया 0 और इंफिनिटी। ठीक है? हाँ, अब तो यूनिलेटरल बाइलेटरल बराबर ही हो गए ना। वैसे भी ये फंक्शन 0 के आगे है, बट बाय डिफॉल्ट जब लैप्लास स्पेसिफाई ना करे तब हम बाइलेटरल के लिए जाते हैं सुभादीप। अब आप ये देखिएगा बच्चों, जब आप लिमिट पुट करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? e की पावर माइनस ए प्लस एस इंफिनिटी माइनस e की पावर माइनस ए प्लस एस 0। अब आप क्या कहेंगे भाई? आप यहां पे ये बोल देते हैं सर e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 आ रहा है और e की पावर 0 आ रहा है 1। करेक्ट? यही तो बोलोगे, e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0 और e की पावर 0 इज 1। तो x ऑफ s कितना आ गया? माइनस से माइनस कट गया, 1 बाय एस प्लस ए, 1 बाय एस प्लस ए। तो ये आया। लेकिन मेरे बच्चों, जब आपने पहली टर्म 0 की थी, जब आपने पहली टर्म 0 की थी तो आपने इसे e की पावर माइनस इंफिनिटी बोला। किस आधार पे बोला? ये e की पावर में नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू किस आधार पे आ रही है? कि a प्लस एस पॉजिटिव होना चाहिए। समझो ना, अगर a प्लस एस नेगेटिव हो जाता तो माइनस माइनस प्लस, e की पावर प्लस इंफिनिटी हो जाता इनफाइनाइट, e की पावर प्लस इंफिनिटी हो जाता इनफाइनाइट। मेरी बात समझ रहे हो?
अगर यहां a प्लस एस का वैल्यू नेगेटिव आ जाता, माइनस माइनस प्लस e की पावर इंफिनिटी होता, इंफिनिटी। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक्सेस इज फाइनाइट। जब कोई सिग्नल के अंदर ऐसे ट्रांसफॉर्म फाइनाइट आता है ना, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेस। एक्सेस इज फाइनाइट और कन्वर्जेस इफ s plus a is greater than 0। if s plus a is greater than 0, s plus a पॉजिटिव आने का मतलब है s greater than माइनस a। अब ये तो भाई एक रियल नंबर है ना, a रियल से रियल ही कंपेयर होता है, इमेजिनरी थोड़ी कंपेयर होता है। मेरी बात को समझना, राइट हैंड साइड पे रियल नंबर है तो आप रियल से रियल ही कंपेयर करोगे, ना कि इमेजिनरी। तो आप यहां पे ये बोल देते हो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। समझे? रियल से रियल कंपेयर होता है, इमेजिनरी से इमेजिनरी, तो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए। यानी कि फाइनाइट आने के लिए एक कंडीशन आ गई बच्चों, एक कंडीशन आ गई कि सिग्मा जो है माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। इसको अगर एस वाले प्लेन के अंदर ऑब्जर्व किया जाए, देखो इसको अगर एस वाले प्लेन के अंदर ऑब्जर्व किया जाए तो माइनस ए की आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखो इस पूरी लाइन पे सिग्मा जो है आपका माइनस ए है ना, इस पूरी लाइन पे आपका जो सिग्मा है दैट इज माइनस ए। आप कह रहे हो सिग्मा ग्रेटर देन माइनस ए, सिग्मा एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे माइनस ए के आगे का मतलब है माइनस ए के राइट साइड। एक्स एक्सिस पे माइनस ए के आगे का मतलब होता है बेटा ए के राइट साइड, ठीक है, माइनस ए के राइट साइड। तो ये वाला जो रीजन आएगा आपका, दिस विल बेसिकली बी योर रीजन फॉर विच एक्सेस इज फाइनाइट। ये जो रीजन आएगा दैट इज द रीजन फॉर विच एक्सेस इज फाइनाइट। एक काम करते हैं, और कोई पैटर्न नहीं है हमारे पास, चलो ठीक, लाइन से दिखा देते हैं यार, इस तरह से ना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहां पे ये जो रीजन आ गया ना आपके पास, इस रीजन के अंदर आपका एक्सेस फाइनाइट आता है। माने मतलब समझिएगा, जब आप एक्सेस एक फंक्शन है, एक्सेस के अंदर आप एस की जो भी कोई वैल्यू पुट करें दैट शुड लाई इन दिस रीजन, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एस, द वैल्यू ऑफ एस मस्ट लाई in this region for access to be finite। ये पॉइंट समझ आया सभी लोगों को? बताओ, वरना तो इन्फिनिटी चला जाता ना भाई। अगर आपको फाइनाइट चाहिए तो एक्सेस आपका इस रीजन के अंदर आना चाहिए। मुझे बताओ कंसेप्चुअली क्लियर हुआ? माइनस ए इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, बस ग्रेटर देन है। अगर माइनस ए इंक्लूड हो जाता ना तो ये वन बन जाता, वन का इंटीग्रेशन तो इनफाइनाइट आ जाता। अगर आप देखो ध्यान से, एस को अगर आपने यहां माइनस ए रख दिया, एस को अगर माइनस ए रख दिया, ई की पावर 0 माने 1, 1 का इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी तक इनफाइनाइट आता, तो अगेन फाइनाइट तो आया नहीं। यानी अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइनाइट चाहिए तो वहां पे एस के रियल पार्ट पे ध्यान से सुनिएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर फाइनाइट चाहिए तो एस के रियल पार्ट पे एक कंडीशन आ गई, एस के रियल पार्ट पे एक कंडीशन आ गई which is represented as an area, which is represented as an area or as a region in the S plane, which is represented as an area or as a region in S plane। इसको बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, क्योंकि इस रीजन में एक्सेस आपका फाइनाइट आता है या कन्वर्ज करता है, तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। आया समझ? चलो एक और एग्जांपल से दिखाते हैं भाई। इसी का दूसरा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो माइनस ए की पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी। अब मेरे बच्चों जब यू ऑफ माइनस टी होता है ना, यू ऑफ माइनस टी का मतलब है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल, टाइम रिवर्सल का मतलब है मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सेस। टाइम रिवर्सल का क्या मतलब है? मिरर इमेज अबाउट वाई एक्सेस।
ठीक है, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। अब यहां पे क्या हो जाता है, u ऑफ माइनस टी जो है पलट गया, u ऑफ टी का पलटा हुआ वर्जन है, यानी ये 1 आता है 0 से पीछे और ये 0 आता है 0 के आगे। जैसे ut 0 के आगे 1 होता है, ये 0 के पीछे 1 होता है, तो रिफ्लेक्शन है, ये मिरर इमेज है अबाउट द y एक्सिस। तो यानी कि ये 0 के पहले 1 रहेगा, 0 के आगे 0 रहेगा। इस लॉजिक से मेरे बच्चों मेरा ये जो xt वाला फंक्शन है ये क्या बन गया, e की पावर माइनस एटी फॉर t लेस देन इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 फॉर t ग्रेटर देन 0। अब की बार यूनिलेटरल बाइलेटरल सेम नहीं होंगे ना भाई, क्योंकि ये 0 के आगे नहीं बल्कि ये 0 के पीछे एग्जिस्ट कर रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? इस बार आप ये नहीं कह सकते सर यूनिलेटरल और बाइलेटरल सेम आएंगे, इस बार ये यूनिलेटरल बाइलेटरल सेम नहीं देंगे, बिकॉज नाउ इट इज एग्जिस्टिंग बिफोर t इक्वल टू 0। तो अब जब आप यहां पे x ऑफ s निकालने जाते हैं बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ t e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब की बार तो ये 0 से पीछे पीछे एग्जिस्ट कर रहा है बस, अब की बार तो ये 0 के पीछे पीछे एग्जिस्ट कर रहा है बस। अब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फिर से कंबाइन हो जाएंगे, तो आपको पता ही है ना बेटा, जब दो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। और जैसा मैंने बताया एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ही आता है डिवाइडेड बाय द पावर। अब आप यहां पे लिमिट पुट करेंगे, अगर आपने 0 पुट किया तो 1, माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो इस बार इंफिनिटी आ जाएगा। अब भाई अगर आपने ये कह दिया ना इसकी पावर प्लस इंफिनिटी है, अगर आपने ये कह दिया इसकी पावर प्लस इंफिनिटी है, तो ये इनफाइनाइट से धार जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, परलोक चला जाएगा, ठीक है, परलोक चला जाएगा ये सिग्नल आपका। तो अगर आप चाहते हो फाइनाइट है तो इसकी पावर क्या आनी चाहिए, माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी के लिए a प्लस एस वाला पार्ट आपका नेगेटिव होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी के लिए आपका a प्लस एस वाला पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। मैं यहां पे क्या कह रहा हूं कि एक्सेस इज फाइनाइट, एक्सेस फाइनाइट तब होगा जब ये a प्लस एस वाला पार्ट नेगेटिव आएगा। क्यों सर, a प्लस एस नेगेटिव आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा बेटा, तो यहां एक माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है, यहां एक माइनस साइन हो जाएगा। माइनस साइन आने से e की पावर माइनस इंफिनिटी इज 0। श्रेया बेटा क्या नहीं समझ आया, एक्सेस ऊपर वाला थोड़ा बोलेंगे, ये वाला, ये तो मैंने फॉर्मूला लगाया। अब ये फंक्शन 0 से पहले पहले था, तो इसीलिए इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 में, क्योंकि 0 के बाद ये फंक्शन आपका 0 आ रहा है। तो अब मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन में लिमिट डाली। अब मैं बस ये कह रहा हूं कि ये e की पावर इंफिनिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, बट अगर आप फाइनाइट रखना चाहते हो तो e की पावर माइनस इंफिनिटी बनना चाहिए, जिसके लिए a प्लस एस नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, a प्लस एस मस्ट बी नेगेटिव, यानी कि s लेस देन माइनस ए। अब रियल से रियल ही कंपेयर करोगे ना, रियल पार्ट ऑफ s लेस देन माइनस ए या फिर सिग्मा लेस देन माइनस ए। अब यहां पे अगर ये टर्म 0 चली गई तो ये बचा 1, ठीक है, -1 और माइनस 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 कट के प्लस आ गया। तो देखो इसका भी लैप्लास सेम ही आया, सेम एज बिफोर, बट इसका कंडीशन अलग आ गया बेटा, कंडीशन अलग आ गया। पॉइंट समझ रहे हो, कंडीशन अलग आ गया, यानी दोनों के लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस अलग अलग आता है, भले ही दोनों का लैप्लास आपका सेम हो। ये देखो ये माइनस ए वाली लाइन थी ना, अब की बार आप कह रहे हो आपको इससे लेस पे रहना है। लेस पे रहने का मतलब होता है बेटा, लेस पे रहने का मतलब होता है कि आपको लेफ्ट साइड रहना है, ठीक है।
सिंपल है। अब पता है यहां पे एक बहुत बड़ी बात हम लोग बोलते हैं ये कि लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है ना मैनी टू वन मैपिंग है। सुनिएगा, लैपलास ट्रांसफॉर्म मैनी टू वन मैपिंग है, ठीक है। बाइलेटरल है ना, ये तो बाइलेटरल है। देखो ना शुरू में ही अगर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रखा, सुनो मेरी बात, लैपलास ट्रांसफॉर्म मैनी टू वन मैपिंग है, यानी कि एक से अधिक फंक्शन का लैपलास सेम हो सकता है, करेक्ट। जैसे दोनों केसेस में फंक्शन अलग अलग थे बट आपका लैपलास सेम आया, तो एक से अधिक फंक्शंस का लैपलास सेम हो सकता है बट उनका आरओसी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, विल नॉट बी सेम। तो अगर मान लो मैं सिर्फ आपको ये बोल दूं भैया लैपलास है 1/s+a, आप मुझे ये बता दो टाइम डोमेन का फंक्शन क्या है, आप बता ही नहीं पाओगे। अगर मैं सिर्फ आपको ये बोल दूं लैपलास है 1/s+a, आप मुझे टाइम डोमेन का फंक्शन बता दो, आप नहीं बता पाओगे, करेक्ट। आप नहीं बोल पाओगे क्योंकि दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो जब बेटा मैपिंग कभी भी मैनी टू वन होती है तो वी कैन नॉट फाइंड द इनवर्स, हम उल्टा नहीं जा सकते। अगर मान लो दो जगह के लोग आए हैं बेंगलोर, दिल्ली से भी और हैदराबाद से भी, तो क्या मैं ये देख के बता सकता हूं कि जस्ट मेरे को ये पता है कि ये बंदा बेंगलोर आया है, तो क्या ये बता सकते हो कि दिल्ली से आया या हैदराबाद से? नहीं बता पाओगे। अगर सिर्फ आपको ये बोल दिया जाए कि ये बंदा बेंगलोर में है, अब बताओ ये दिल्ली से चला था या हैदराबाद से, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि दोनों ही जगह के लोग बेंगलोर आए हैं। यानी मैनी प्लेसेस टू वन प्लेस यू कैन नॉट गो बैक, यू कैन नॉट गो इन द रिवर्स ऑर्डर। लेकिन जब 1 to 1 होता है, जैसे दिल्ली के लोग बेंगलोर आ रहे हैं, हैदराबाद के गुजरात जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा गुजरात में अगर कोई बंदा पहुंचा है वो कहां से आया होगा? हैदराबाद से। अगर बेंगलोर में कोई पहुंचा है तो वो कहां से आया होगा? दिल्ली से। तो यहां यूनिक मैपिंग होने से आप उल्टा बता सकते हो। तो मैथ्स का एक बेसिक सा नियम ये कहता है कि अगर कभी इनवर्स जाना है, उल्टा जाना है, तो मैपिंग हमेशा 1 to 1 होनी चाहिए। अगर मैनी टू वन होगी, यानी मैनी थिंग्स टू वन थिंग, यू कैन नॉट टेल द इनवर्स, यू कैन नॉट टेल द इनवर्स। समझ में आई बात? तो यानी लैपलास से उल्टा जाने के लिए, एस डोमेन से टी डोमेन में जाने के लिए ना सिर्फ लैपलास पता होना चाहिए बल्कि आरओसी भी पता होना जरूरी है। बोलो भाई मेरी बात समझ में आई? सिर्फ लैपलास बता दूंगा तो आप टाइम डोमेन का फंक्शन नहीं बता पाओगे, बट लैपलास के साथ ये आरओसी, ये शेडेड रीजन बता दूं तब आप जरूर बता सकते हो। और पता है आरओसी को ऐसे समझो यार, आरओसी ये बता रहा है कि एस की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड है। अब जैसे मान लो आप मैथ में फंक्शन लिखते हो log x, तो आप ये कहते हो ना log में 0 भी नहीं डाल सकते, log में नेगेटिव भी नहीं डाल सकते, ठीक है। लास्ट स्टेप इज नॉट क्लियर टू मी। लिमिट ही तो पुट किया बेटा, पहले अपर लिमिट पुट किया e की पावर 0 इज 1, फिर आपकी लोअर लिमिट पुट किया t की जगह माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस, लिमिट ही तो पुट की है। हाँ, आरओसी सिर्फ रियल पार्ट ऑफ एस की टर्म्स में डिफाइन होता है। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे आपका मैथ्स का फंक्शन है log x, तो आप क्या कहते हो log के अंदर सर x नेगेटिव भी नहीं डाल सकते, सर log के अंदर 0 भी नहीं डाल सकते। तो यानी कि फंक्शन डिफाइन करते वक्त आप ये जरूर बताते हो कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक्चुअली वही आरओसी है, वही आरओसी है कि ये जो एस डोमेन का फंक्शन है इसमें एस की क्या क्या वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो जहां पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड होगा, ठीक है, जहां पे आपका ये फंक्शन डिफाइंड होगा। ये बात क्लियर हो गई? तो आपके हर फंक्शन के साथ बेटा सोचा जाए तो एक रेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एसोसिएटेड होता है जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड होता है, माने उस वेरिएबल की वैल्यूज जो आप फंक्शन में पुट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? जैसे और किसका एग्जांपल लें हम लोग, जैसे मान लो tan थीटा है, tan थीटा में आप 90 का मल्टीपल नहीं डाल सकते, 90 का ऑड मल्टीपल, क्योंकि tan 90 इज इनफाइनाइट, tan ऑफ माइनस 90 इज माइनस इनफाइनाइट, तो वहां फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि tan में कोई भी वैल्यू डाल लेना बट 90 का ऑड मल्टीपल मत डालना। सेम वे में आप क्या बता रहे हो, यहां s की कोई भी ऐसी वैल्यू डाल लेना जिसका रियल पार्ट माइनस ए से छोटा है, माइनस ए से बड़ी वाली वैल्यू मत डालना। समझ में आ गया? अब आरओसी का सिग्निफिकेंस समझ में आया? बेसिक मैथ से आरओसी को कैसे रिलेट करोगे बताओ? समझ में आ रही है ये कहानी? बेसिक मैथ से कैसे रिलेटेड है आरओसी?
अब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? इट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस फॉर विच लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्जेस. रीजन ऑफ कन्वर्जेंस मेक द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ सिग्नल यूनिक. तो क्या होता है? विदाउट आरओसी, विदाउट आरओसी आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है बेटा आपका, दिस इज मैनी टू वन, मैनी टू वन मैपिंग. और इसके चक्कर में नुकसान क्या होता है? इनवर्स कैनॉट बी डिटरमाइंड, इनवर्स कैनॉट बी डिटरमाइंड. आप इनवर्स निकाल ही नहीं पाएंगे. ठीक है. और विद आरओसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होता है वो 1 to 1 होता है. तो इनवर्स कैन बी डिटरमाइंड. ठीक है, यहां पे आप इनवर्स पता लगा पाएंगे. यानी एक ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ना अगर आरओसी बदलते रहो तो आपके अलग अलग इनवर्स आ सकते हैं. एक ही लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर आरओसी बदलते रहोगे यू कैन गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इनवर्स. अब देखो भैया, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, इसकी कुछ ना प्रॉपर्टीज होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. चलो, प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई है. पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा कि आरओसी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप्स पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस. इसका क्या मतलब है? ये जो आरओसी है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वर्टिकल स्ट्रिप्स की फॉर्म में, ऐसे है ना, ऐसी वर्टिकल स्ट्रिप्स आपकी जो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल हैं, इनको अगर आप जोड़ दोगे दैट विल बिकम द आरओसी. तो आरओसी किसकी फॉर्म में है? ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप की फॉर्म में है ना. समझ में आ रही है बात? वर्टिकल स्ट्रिप पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज योर आरओसी. तो आरओसी ऐसे ही तो होता है. तो ये पहला पॉइंट क्लियर. आरओसी इज इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस. आरओसी में बेटा कोई भी पोल नहीं आना चाहिए. इस बात का क्या मतलब हुआ भैया? इस बात का क्या मतलब हुआ? पोल क्या होता है पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां पे बता देता हूं. पोल्स, वैल्यूज ऑफ या वैल्यू ऑफ एस एट विच डिनोमिनेटर ऑफ एक्सेस बिकम्स जीरो. जहां पे एक्सेस का डिनोमिनेटर जीरो हो जाए ना और एक्सेस बिकम्स इनफाइनाइट, उसे कहते हैं पोल. ठीक है. अब जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है बेटा वैल्यूज ऑफ एस, वैल्यूज ऑफ एस एट विच न्यूमरेटर ऑफ एक्सेस बिकम्स जीरो और एक्सेस टेंड्स टू जीरो. ठीक है. तो जीरोस उसको बोलते हैं. अब एक तरफ तो आप ये कह रहे हो, सुनना मेरी बात, एक तरफ तो आप ये कह रहे हो आरओसी का मतलब एस की वो वैल्यूज जहां पे लैप्लास फाइनाइट आए. एक तरफ तो आप कह रहे हो आरओसी का मतलब एस की वो वैल्यूज जहां पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइनाइट आए. तो उसमें पोल कैसे आ सकता है बताओ? पोल तो आ ही नहीं सकता ना भाई. पोल तो खुद ही वो वैल्यू है जहां पे वो इनफाइनाइट बन जाए. जैसे यहां पे आ जाओ, यहां पे s की वैल्यू अगर -a डाली, ध्यान से सुनो, s की वैल्यू अगर -a डाली, दिस वैल्यू विल बिकम इनफाइनाइट. तो यहां पे -a बेसिकली क्या है? दिस इज द पोल, दिस इज द पोल. तो दिस कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन आरओसी, इसीलिए हमने डॉटेड लाइन दिखाई है. यहां डॉटेड लाइन का क्या सिग्निफिकेंस है बेटा? डॉटेड लाइन मींस, डॉटेड लाइन का मतलब है -a
इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरओसी। समझे? अब मेरा पॉइंट समझ में आया कि आरओसी में कभी भी पोल नहीं आ सकता, जीरो आ सकता है, क्योंकि एक्सेस फाइनाइट होना जरूरी है। ऐसा नहीं बोला एक्सेस जीरो नहीं हो सकता, एक्सेस जीरो हो चलेगा, एक्सेस जीरो हो चलेगा, बट फाइनाइट होना चाहिए। माइनस ए पे इनफाइनाइट जा रहा है, तो माइनस ए कैन नॉट लाई इन आरओसी। सेम वे में बेटा यहां पे भी माइनस ए आपका क्या था? पोल था। तो यहां पे भी तो माइनस ए पे डॉटेड लाइन दिखाई, यानी माइनस ए इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरओसी। ये बताओ सेकंड पॉइंट समझ में आया कि आरओसी में कभी भी पोल नहीं आ सकते, क्योंकि पोल पे आपका एक्सेस बिकम्स इनफिनिटी, तो पोल्स कैन नॉट लाई इन आरओसी। ठीक है, आरओसी। अगर सिग्नल आपका फाइनाइट ड्यूरेशन का है, फाइनाइट ड्यूरेशन किसमें? टाइम डोमेन में। टाइम डोमेन में जैसे मान लो 2 से लेके 10 तक एग्जिस्ट कर रहा है। अगर सिग्नल आपका फाइनाइट ड्यूरेशन का है, तो आरओसी में पूरा रीजन शेड कर देना, आरओसी में पूरे रीजन में रंग भर देना, सिवाय इंफिनिटी या जीरो। ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। चेक वैल्यूज ऑफ एक्सेस, चेक वैल्यूज ऑफ एक्सेस एट दीज 2 पॉइंट्स। इन वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इन पे भी फाइनाइट आ जाए और हो सकता है इनफाइनाइट आ जाए, बट बाकी की सभी वैल्यूज पे तो बेटा फाइनाइट आएगा ही आएगा। बाकी के सभी वैल्यूज पे फाइनाइट आएगा। बस 2 वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जहां फाइनाइट ना आए, जीरो और इंफिनिटी। 2 वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जहां फाइनाइट ना आए, जीरो और इंफिनिटी। समझ गए? अगर किसी भी सिग्नल का ड्यूरेशन फाइनाइट दे दूं, मैं बोल दूं ये सिग्नल 2 से 10 सेकंड तक ही चल रहा है, ये 5 से 8 सेकंड तक ही चल रहा है, तो आप बोल दोगे सर उसके आरओसी में एस की सारी वैल्यूज अलाउड हैं, बस मुझे 2 चेक करनी पड़ेंगी, जीरो और इंफिनिटी। बेटा एक्स अगर आप एस अगर आपने 1 ले लिया मेरे बच्चे, तो ये इंटीग्रेशन पहले ही कन्वर्ज नहीं करेगा। सिर्फ इस फंक्शन से थोड़ी ना मालूम चल सकता है, सिर्फ इस फंक्शन से मालूम नहीं चलेगा। आपका ये फंक्शन इस इंटीग्रेशन से आया। आपको ये भी देखना पड़ेगा प्रखर कि अगर आपने s को 1 रख दिया तो दिस विल बिकम इनफाइनाइट। जब आपने इसको 0 बोला था ना मेरे बच्चे, तब आपने इस कंडीशन पे बोला था कि a प्लस एस विल बी नेगेटिव। अब अगर आप s को 1 रख रहे हो, 1 प्लस a इज पॉजिटिव, e की पावर इंफिनिटी इज इनफाइनाइट, तब आप इसका जीरो एजम्पशन ही गलत हो गया। पॉइंट समझ रहे हो? यहां से थोड़ी ना सिर्फ आप कह सकते हो या तो इसके आगे ये वैल्यू भी डाल दो, इसके आगे लिख के छोड़ो, माइनस e की पावर a प्लस एस इंफिनिटी अपॉन a प्लस एस, या तो ऐसा लिख के छोड़ो कि भैया s डाल के देख लेना ये वाली टर्म आपकी जीरो आ रही है या इंफिनिटी। गलती समझ रहे हो आप अपनी? मैंने जब ये टर्म उड़ा दी तो मैंने इसी एजम्पशन पे उड़ाई है। क्लियर हुआ? अब देखो और क्या प्रॉपर्टी होती है, समझना। समझ आ रहा है ना यहां तक? और क्या प्रॉपर्टी होती है फॉर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, फॉर राइट साइडेड सिग्नल। अब राइट साइडेड सिग्नल कौन से होते हैं बेटा? xt इज 0 फॉर ऑल t लेस देन t नॉट। अगर xt किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले 0 है, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आ रहा है, फॉर राइट साइडेड सिग्नल ROC is always right of right most pole, यानी इसके मल्टीपल पोल होंगे, उसमें सबसे राइट में जो पोल है उसके आगे का रीजन आपका ROC बनेगा। इसके मल्टीपल पोल होंगे, उसमें सबसे राइट हैंड साइड पे जो पोल है उसके आगे का रीजन ROC बनेगा। बेटा एंटायर एस प्लेन में 2 एक्सेप्शन होते हैं, जीरो और इंफिनिटी, बाकी तो आएगा ही आएगा। जीरो और इंफिनिटी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है आभाष? इसलिए इनकी वैल्यू चेक करना जरूरी है। तो मैं ये बोल रहा हूं, जैसे मान लो एक सिग्नल है मेरा 5 सेकंड से इंफिनिटी तक जा रहा है, माने 5 सेकंड से पहले 0 है, तो उसे आप राइट साइडेड बोलोगे। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के आगे ही सिग्नल एग्जिस्ट करे तो दैट इज सेड टू बी राइट साइडेड। ठीक है? ऐसे ही बेटा फॉर लेफ्ट साइडेड सिग्नल, लेफ्ट साइडेड माने कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले पहले ही बस एग्जिस्ट करे, है ना?
यानी xt इज 0 फॉर t ग्रेटर देन t नॉट। तो आप ये कह रहे हो कि माइनस टी नॉट, सॉरी माइनस इंफिनिटी से टी नॉट तक है। ये वाला सिग्नल कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से टी नॉट, टी नॉट के आगे 0 है। ये वाला सिग्नल कहां तक है बेटा? ये वाला सिग्नल टी नॉट से इंफिनिटी तक है, टी नॉट के पहले 0 है। तो जो सिग्नल एक टाइम के पहले 0 रहे वो राइट साइडेड, एक टाइम के बाद अगर 0 हो जाए तो वो लेफ्ट साइडेड। माने सिग्नल अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी पॉइंट से लेफ्ट में तो वो लेफ्ट साइडेड है, किसी पॉइंट के अगर राइट में ही एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट इज राइट साइडेड। तो यहां पे ROC इज ऑलवेज लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मोस्ट पोल। ROC जो है ना लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट में आएगा। जैसा मैंने बताया ना, जैसे मान लो 3 पोल हैं, सुनो ध्यान से, 3 पोल हैं -2, 0 और 2। अब इसमें लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? -2। लेफ्ट मोस्ट कौन सा है? -2, करेक्ट। तो अगर लेफ्ट साइडेड सिग्नल है तो -2 के पीछे लेना। राइट साइडेड सिग्नल है तो राइट मोस्ट कौन सा है? 2 वाला, उसके आगे लेना। फिर सुनो, 3 पोल हैं -2, 0 और 2। राइट साइडेड सिग्नल के लिए जो सबसे दाहिने हाथ वाला पोल है यानी 2 वाला है उसके आगे लेना। लेफ्ट साइडेड सिग्नल के जो सबसे लेफ्ट वाला है उसके पीछे यानी -2 के पीछे। हाँ, ROC के अंदर इमेजिनरी एक्सेस वाला पार्ट कुछ भी ले सकते हो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द रियल पार्ट। अब बेटा फॉर बोथ साइडेड सिग्नल, बोथ साइडेड सिग्नल वो होता है जो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरे में चलता है ना। बोथ साइडेड सिग्नल का मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी दोनों जगह चले तो ROC क्या होता है? इट इज अ स्ट्रिप बिटवीन टू पोल्स। इट इज अ स्ट्रिप बिटवीन टू पोल्स। जैसे अगर बोथ साइडेड होगा ना तो 2 पोल के बीच का रीजन आ सकता है, जैसे -2 से 0, 0 से 2, ऐसा कोई रीजन आ सकता है, करेक्ट। -2 से 0 या 0 से 2, 2 पोल के बीच का हिस्सा आएगा। राइट साइडेड हुआ तो 2 के आगे, लेफ्ट साइडेड हुआ -2 के पीछे, बोथ साइडेड हुआ तो 2 पोल के बीच का हिस्सा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं ROC की। अब देखो कुछ एक लैपलास ट्रांसफॉर्म जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। वन या फिर इसको पता है यूटी बोलते हैं, यूनिलेटरल लिख रहे हैं, यूटी 1/s e की पावर at 1/s -1 t की पावर n फैक्टोरियल बाय s की पावर n+1 sin at a/s² + a²। ये यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म है, यानी ये बाय डिफॉल्ट क्या मान के चल रहा है? t ग्रेटर देन 0। ये बाय डिफॉल्ट t ग्रेटर देन 0 मान के चल रहा है, ध्यान देना। इसीलिए ना चाहे तो सबके आगे ut लगा लो, चाहे तो सबके आगे ut लगा लो। समझ में आ रही है बात? cos at s/s² + a²। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक का साइन वाला ही है, बस डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस। कॉस हाइपरबोलिक का कॉस वाला ही है, बस प्लस की जगह माइनस। e की पावर at t की पावर n, e की पावर at आने से t की पावर n वाला ही है, बस s की जगह s माइनस a आ गया। e की पावर at आने में cos का cos वाला ही है, बस s की जगह s माइनस a आ गया। तो जब भी आप e की पावर at से मल्टीप्लाई करोगे तो s की जगह s माइनस a कर दोगे। ये मैं अभी आपको प्रॉपर्टी में करा दूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर करा दूंगा। तो कौन कौन से आपको याद रखने हैं बेटा? 1 एक्सपोनेंशियल t की पावर n याद कर लेना, साइन at cos at, ठीक है, या ये भी कर लो साइन हाइपरबोलिक cos, ये 7। ठीक है, इसके आगे याद करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं लैपलास की फटाफट। अगर देखिए xt एक ऐसा सिग्नल है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है x(s), ठीक है, ROC है इसका R1, और y(t) एक ऐसा सिग्नल है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है y(s), इसका कुछ अलग ROC है, इसका कुछ अलग ROC है। तो अब 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इतना मेरे को गिवन है। पहली प्रॉपर्टी होती है बेटा लीनियरिटी। क्या होती है? लीनियरिटी। यहां पे क्या बोलते हैं कि अगर आपका सिग्नल है बेटा a xt,
यानी आपने दो सिग्नल को जोड़ लिया, प्लस बी वाई टी, इसका लैप्लास बनता है ए एक्स एस प्लस बी वाई एस। लेकिन एट द सेम टाइम इसका आरओसी बनता है बेटा R1 इंटरसेक्शन R2। अगर R1 इंटरसेक्शन R2 यानी दोनों का जो कॉमन रीजन है दैट इज फाई, फाई का मतलब नल, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट कन्वर्ज और एग्जिस्ट। कहने का तात्पर्य यह हुआ, एक का आरओसी कह रहा है भाई दो के राइट हैंड साइड, क्या बोल रहा है, दो से आगे। दूसरा कह रहा है भैया -3 के पीछे। अब इसमें तो कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। एक कह रहा है 2 से बड़ी वैल्यू लो और एक कह रहा है -3 से छोटी वैल्यू लो। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती बेटा जो 2 से बड़ी हो और -3 से छोटी हो। तो इसीलिए आप ये देखोगे इनका कॉमन रीजन आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो देन द लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म विल नॉट एग्जिस्ट। दूसरी प्रॉपर्टी होती है मेरे बच्चों टाइम शिफ्टिंग। क्या होती है, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, अभी के लिए टेम्परेरी पढ़ लो लैप्लास, सिग्नल के अंदर सारी चीजें एकदम सॉलिड हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा ना इस पे दिमाग मत लगाना, बहुत ज्यादा इस पे टाइम मत स्पेंड करना। अगर आपने ऐसे t के अंदर t माइनस टी नॉट कर दिया x के अंदर, ठीक है, t माइनस टी नॉट कर दिया, तो इससे क्या होता है, लैप्लास में एक ऐसी टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है और आरओसी सेम ही रहता है बेटा R1। शिफ्टिंग से कभी आरओसी नहीं बदलेगा। बस क्या होगा, लैप्लास में एक टर्म आपकी एक्स्ट्रा आ जाएगी e की पावर माइनस एस टी नॉट। इसी की डुअल प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसी की डुअल प्रॉपर्टी होती है शिफ्टिंग इन एस डोमेन। क्या होती है, शिफ्टिंग इन एस डोमेन। ठीक है, अब अगर आप एस डोमेन में शिफ्टिंग करने जाते हो तो जैसे आपने यहां पे e की पावर माइनस एस टी नॉट मल्टीप्लाई किया है ना, यहां पे उल्टा पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसा कर दो, यहां पे आप पावर ऐसे मल्टीप्लाई कर दो पॉजिटिव पावर, तो उससे लैप्लास डोमेन में शिफ्टिंग आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो यहां पे आरओसी कैसे निकलता है, अगर R आपका R1 ऐसा था जैसे कि S ग्रेटर देन B, तो नाउ आपका आरओसी क्या होगा, यहां पे आप S की जगह S माइनस ए डाल देना। समझे, यही तो हुआ बेटा, x ऑफ s के अंदर s की जगह s माइनस ए आ गया, तो जो आपका आरओसी ऐसा था s ग्रेटर देन b, s की जगह s माइनस ए डाल दिया। और ये पढ़ लेना, इफ लिखा है अगर, तो एक एग्जाम्पल दिया है कि आरओसी में चेंज कैसे आएगा। अगर आपका फंक्शन में s की जगह s माइनस ए आ रहा है तो आरओसी वाली इक्वेशन में भी s की जगह s माइनस ए डाल देना, आपको नया आरओसी मिल जाएगा। करेक्ट, आपको नया आरओसी बेटा मिल जाएगा। इसके बाद होता है टाइम रिवर्सल। तो जब भी आपके s वाले वेरिएबल में कुछ चेंज होगा ना फंक्शन के अंदर, वही चेंज आप आरओसी वाले s में भी कर देना। टाइम रिवर्सल में क्या होता है भाई, x ऑफ माइनस टी का लैप्लास हो जाता है x ऑफ माइनस एस। क्या हो जाता है, x ऑफ माइनस एस, s की जगह माइनस एस आ जाता है। फिर से देखो आरओसी में यही करना आप लोग। जैसे मान लो R1 है S ग्रेटर देन B, तो अब आप S की जगह क्या डाल दोगे, माइनस एस, यानी S लेस देन माइनस बी, S लेस देन माइनस बी। समझ रहे हो आरओसी कैसे बदला जाता है, ये टाइम रिवर्सल हो गया। अब पांचवी प्रॉपर्टी होती है टाइम स्केलिंग। टाइम स्केलिंग में क्या करते हैं कि अगर आपने x ऑफ 80 कर दिया तो इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है 1 बाय मॉड ए x ऑफ s बाय ए।
अब आरओसी वाला तो समझ रहे हो ना, आरओसी में क्या करोगे, एस की जगह एस बाय ए, आरओसी में क्या करोगे, एस की जगह एस बाय ए डाल दोगे। ये हो गया टाइम स्केलिंग। और इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी लिखें, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो हमको लिखना ही है, और कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। शिफ्टिंग इन एस डोमेन हो गया, हाँ एक ये कर लो, डिफरेंशिएशन इन एस डोमेन, एस डोमेन में अगर आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हो, लैप्लास वाले फंक्शन को, तो क्या होता है, फंडा ये होता है कि टी एक्स टी का लैप्लास होता है माइनस डी बाई डी एस ऑफ एक्स एस, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऑफ डेरिवेटिव। कन्वोल्यूशन की यहां जरूरत तो नहीं है वैसे, चलो फिर भी बता दूंगा, कंट्रोल में ऐसा उतना जरूरत नहीं होता कन्वोल्यूशन का। 7th इंटीग्रेशन इन एस डोमेन, जैसे आप एस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ऐसे इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करना पड़ता है बेटा, यहां पे अगर xt को t से डिवाइड किया है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग आपने t से डिवाइड किया है, तो यहां पे इंटीग्रेशन ऐसे आ जाता है। आप लोग बोल रहे थे ना सर अंदर टाउ क्यों लिया, अब देखो मैंने लैम्डा लिया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हमेशा कि जो इंटीग्रेशन में वेरिएबल आ रहा है एस आ रहा है ना, तो अंदर एस मत लिखना, फिर अंदर कोई और वेरिएबल रखना। आप लैम्डा की जगह के लिख लो, आप लैम्डा की जगह के लिख लो, ठीक है, पी लिख लो, क्यू लिख लो, एम लिख लो, कुछ भी लिख लो, बस ये ध्यान रखो जो लिमिट में वेरिएबल है वो वेरिएबल आपका अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन वाला यहां कवर नहीं कर रहा, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन फिर बताना पड़ेगा क्या होता है, विच डज नॉट मेक एनी सेंस। अब देखो ये यूनिलेटरल लैप्लास में होता है डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, इसका लैप्लास होता है एस एक्स एस, कैपिटल और स्मॉल पे ध्यान देना, माइनस एक्स जीरो प्लस, ठीक है। इनिशियल कंडीशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है, कुछ और एस से इंफिनिटी की जगह बेटा देखो ऊपर वाला तो इंफिनिटी रहेगा, ठीक है। अगर आपको एस चाहिए, मतलब फाइनल रिजल्ट में एस चाहिए, जैसे हर बार लैप्लास में एस आता है ना, तो लिमिट एस से इंफिनिटी आएगा। राहुल भाई ऐसा नहीं लिमिट अपनी मर्जी से कुछ भी लगा दो, ये रूल्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं जिनका प्रॉपर डेरिवेशन होता है। ऐसा नहीं इंफिनिटी की जगह सर मैंने तो 5 लिख दिया, मैं तो एस से लेके 5 तक किया इंटीग्रेट, ऐसा नहीं होता। कॉन्जुगेशन भी बेटा कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और देखो इस प्रॉपर्टी का जनरल रूल क्या होता है, ये होता है एस की पावर एन एक्सेस एन माइनस वन एक्स ऑफ जीरो प्लस एस की पावर एन माइनस टू एक्स डैश, डैश तो समझते हो ना, डेरिवेटिव एट जीरो प्लस एक्स डबल डैश जीरो प्लस, ऐसे ही करते जाओगे जब तक एक्स का कौन सा डेरिवेटिव ना आ जाए। ये पावर नहीं है बेटा, जब ब्रैकेट में पावर लिखते हो ना तो दैट मीन्स एन माइनस वनथ ऑर्डर डेरिवेटिव, जब आप ब्रैकेट में पावर लिखते हो तो दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द डेरिवेटिव। क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव बता रहा है। और लास्ट प्रॉपर्टी आपके लिए इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन,
ये जो लास्ट दो प्रॉपर्टी है ना, ये अपने लिए काफी यूजफुल होती है जब हम एक कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को लैपलास डोमेन में लेके आते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, लैपलास का सबसे बड़ा बेनिफिट डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। यहां पे देखो वही रनिंग इंटीग्रेशन लिखते हैं, इसका क्या होता है बताओ। जैसे यहां एक्स एस एक्सेस है ना, यहां पे होता है एक्सेस बाय एस, फिर क्या होता है आगे माइनस माइनस इंफिनिटी टू जीरो एक्स टाउ डी टाउ बाय एस सॉरी प्लस आना चाहिए ना यहां। एक सेकेंड, ये आएगा प्लस आएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां पे क्या होता है माइनस इंफिनिटी से जीरो। इनिशियल कंडीशन क्यों कंसीडर किया, यूनिलेटरल है इन एट प्रॉपर्टी, बेटा इन सब चीजों का डेरिवेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपको डेरिवेशन तो करा नहीं रहा हूं, अभी मैं बस क्या कह रहा हूं कि प्रॉपर्टीज आप याद कर लो, ठीक है। और इसीलिए भी कह सकते हो इनिशियल कंडीशन कंसीडर किया क्योंकि अचानक से जीरो पे कोई वैल्यू आ गया, तो जीरो पे जब कोई वैल्यू सडनली आपका आ जाए तो आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। सडन चेंज आ जाएगा ना, एकदम से जीरो के आगे आपका एक्स जीरो प्लस हो गया, इसीलिए आपको उसे सबट्रैक्ट करना पड़ा, ठीक है। और यहां पे आपने क्या किया, जीरो के आगे का लैप्लास ले लिया और फिर माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जो वैल्यू आती कांस्टेंट वैल्यू उसको एस से डिवाइड कर दिया। अब एक कॉजल सिस्टम क्या होता है, देखो कॉजल सिस्टम वो होता है सिस्टम वेयर विदाउट इनपुट देयर कैन बी नो आउटपुट। बिना इनपुट के कोई आउटपुट नहीं आ सकता, यानी कि आउटपुट कैन नॉट कम बिफोर इनपुट। आउटपुट जो है ना कभी भी इनपुट से पहले नहीं आ सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि इनपुट जो है 2 सेकंड पे आ रहा है और आउटपुट आपका 1 सेकंड पे आ जाए, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आउटपुट हमेशा इनपुट के बाद में आएगा, ठीक है। इसके लिए क्या होता है इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है ये भी बता देता हूं। इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब होता है आउटपुट ऑफ अ सिस्टम, आउटपुट ऑफ अ सिस्टम when input is डेल्टा टी। जो आपने इंपल्स पढ़ा था ना, तो जब आप सिस्टम में इनपुट लगाते हो डेल्टा टी तब जो आउटपुट आता है दैट इज द इंपल्स रिस्पॉन्स। तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इंपल्स रिस्पॉन्स इज जीरो फॉर ऑल टी लेस देन जीरो। अगर इंपल्स रिस्पॉन्स को आप एच टी बोलोगे तो एच टी इज जीरो फॉर ऑल टी लेस देन जीरो, यानी एच टी इज अ राइट साइडेड सिग्नल। अब राइट साइडेड सिग्नल का मैंने आरओसी क्या बताया था बेटा, बताओ जल्दी से। राइट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या बताया था, आरओसी ये बताया था राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। तो देयरफॉर एच ऑफ एस हैज आरओसी राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल, राइट ऑफ राइट मोस्ट पोल। तो कंट्रोल सिस्टम में ना सारे सिस्टम जो हम स्टडी करते हैं वो बाय डिफॉल्ट कॉजल ही लेते हैं, क्योंकि जितने भी प्रैक्टिकली डिजाइनेबल या प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम होते हैं दे आर ऑलवेज कॉजल। तो क्या होता है ऑल प्रैक्टिकली रियलाइजेबल सिस्टम्स, all practically realizable systems are always causal, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर we assume
कॉजल सिस्टम बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम में ना कहीं पे भी कॉजल वर्ड आपको दिखेगा नहीं, ये सब सिग्नल सिस्टम में दिखता है, क्योंकि सिग्नल में हम लोग मैथमेटिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो वहां पे हर पॉसिबल चीज कवर करते हैं। लेकिन कंट्रोल में उन्हीं सिस्टम्स की बात करते हैं जो प्रैक्टिकली बन सकते हैं, तो वहां पे सारे सिस्टम कैसे होने चाहिए, कॉजल। स्टेबल सिस्टम का कंडीशन क्या होता है, देखो स्टेबल सिस्टम का मतलब होता है फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट, फॉर एवरी बाउंडेड इनपुट द आउटपुट मस्ट बी बाउंडेड। हर बाउंडेड इनपुट के लिए आपका आउटपुट भी बाउंडेड आना चाहिए। बाउंडेड का मतलब होता है जो इंफिनिटी तक ना जाए। बाउंडेड मीन्स एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे कभी इंफिनिटी तक ना जाए। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, a signal whose value never touches प्लस और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, उसे बाउंडेड कहते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या होती है भाई, इसके लिए आपकी कंडीशन क्या होती है, जो मैंने अभी आपको इंपल्स रिस्पॉन्स बताया ना, एच टी पे ही इसकी भी कंडीशन होती है, दैट एच ऑफ टी यानी इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स का मतलब समझ गए ना, जब सिस्टम को आप इंपल्स एज अ इनपुट दोगे तो जो आउटपुट आएगा दैट इज इंपल्स रिस्पॉन्स। इंपल्स रिस्पॉन्स मस्ट बी एब्सोल्यूटली इंटीग्रेबल। अब ये क्या मतलब होता है सर एब्सोल्यूटली? एब्सोल्यूटली का मतलब होता है बेटा कि इसका मॉड अगर लें, अगर इसके मॉड का इंटीग्रेशन करोगे तो दैट मस्ट बी फाइनाइट, दैट मस्ट बी फाइनाइट। ठीक है, इसके मॉड का इंटीग्रेशन फाइनाइट आना चाहिए, इसका मतलब होता है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल। तब अगर इंटीग्रेबल आप बोलते, सिर्फ इंटीग्रेबल, तो आप मॉड नहीं लगाते। बट फॉर इंपल्स रिस्पॉन्स वैल्यू इज 0 फॉर t ग्रेटर देन 0। सही बात है आभाष, लेकिन 0 पे जब आपने किसी को धक्का दिया, मान लो इंपल्स कैसे, आपने किसी को ढकेला, आपने पीके को धक्का दे दिया। अब भाई पीके 0 के बाद क्या गिरना रुक जाएगा? आपने 0 पे धक्का दिया बट वो गिरेगा तो आगे तक, समझ रहे हो, वो गिरेगा तो आगे वाले टाइम तक ना। ऐसे ही आपने किसी बॉडी को, आपने किसी बॉल को 0 सेकंड पे एकदम ऐसे थ्रो कर दिया, तो क्या वो 0 के बाद रुक जाएगी? नहीं, वो आगे तक चलती रहेगी। तो जो आपने 0 पे इनपुट दिया है उसका इफेक्ट धीरे धीरे ही खत्म होगा, एकदम से खत्म नहीं हो सकता। समझे भाई? बिकॉज ऑफ इनर्शिया। तो इसमें कंडीशन लैपलास में ये आती है एच ऑफ एस में, दैट आरओसी मस्ट इंक्लूड जे ओमेगा एक्सिस। यानी आरओसी वाला जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड रीजन में वाई एक्सिस आनी चाहिए। यानी आप यहां पे ये कह सकते हो कि यहां पे तो वाई एक्सिस शेडेड रीजन में नहीं आ रही, तो ये अनस्टेबल है। यहां पे वाई एक्सिस आपकी शेडेड रीजन में आ रही है, तो दिस इज स्टेबल। ये स्टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, ये अनस्टेबल को रिप्रेजेंट करेगा। शेडेड रीजन में अगर वाई एक्सिस आ रही है तभी आपका सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, अब क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में, आपने प्रैक्टिकली क्या माना है, बाय डिफॉल्ट सिस्टम आर कॉजल। कॉजल और स्टेबल अगर आपको दोनों चीजें साथ साथ चाहिए, जो कि कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट भी होती है, कॉजल प्लस स्टेबल, तो यहां पे कंडीशन ये होती है कि ऑल पोल्स ऑफ एच एस मस्ट लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन। लेफ्ट हाफ प्लेन माने सिग्मा लेस देन 0। जो आपकी एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का नेगेटिव वाला पार्ट, ये कंडीशन होती है। ठीक है, ये आपकी कंट्रोल सिस्टम के अंदर जनरली कंडीशन बार बार रिकॉल की जाएगी। ऑलवेज यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम।
कंट्रोल सिस्टम में अब कभी अगर मैं आगे स्टेबिलिटी की बात करूं ना, तो आप कह देना सर सारे पोल लेफ्ट हाफ में आने चाहिए। इसके पीछे लॉजिक बताऊं? लॉजिक जानोगे? लॉजिक बेटा ये है कि आपने बोला कॉजल है, माने राइट वाले के सबसे राइट में आरओसी ले लो। आपने कॉजल में क्या बोला कि जो सिग्नल कॉजल है माने राइट साइडेड है, तो उसका आरओसी क्या होना चाहिए? राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। ठीक है? अरे नहीं भाई, मैं शॉर्ट नोट्स में बस इतना ही तो मार्क कराया हूं, राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, यानी सबसे राइट वाला जो है उसके भी आगे लेना है। और फिर आपने बोला स्टेबल में जे ओमेगा भी आना चाहिए, स्टेबल में आपका जे ओमेगा भी आना चाहिए, यानी राइट वाले के सबसे राइट में भी अगर आप जा रहे हो, सबसे राइट वाले पोल के राइट में जा रहे हो, तो उसके अंदर आपका जे ओमेगा आना चाहिए। माने जैसे ऐसा आपका आरओसी होना चाहिए ऐसा, जिसमें जे ओमेगा आ जाए, और वो किसके राइट में होना चाहिए? राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल, यानी ये वाला जो पोल है ये सबसे राइट वाला पोल है, सारे पोल इसके पीछे हैं। फिर से सुनना, कॉजल कहता है जो पोल सबसे राइट में है उसके आगे का रीजन लो, और स्टेबल कहता है रीजन में जे ओमेगा एक्सेस हो, तो यानी ये स्टेबल है ना। अब अगर ये कॉजल है तो सारे पोल इसके पीछे होने चाहिए, जिसका मतलब आपने राइट वाले के राइट में लिया। अगर सारे पोल बेटा इसके पीछे हैं तो सारे पोल लेफ्ट में ही तो आ गए जे ओमेगा एक्सिस के। समझ में आ रही है बात? जे ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट में ही तो आ गए सारे। फिर से सुनो, स्टेबल का मतलब शेडेड रीजन में जे ओमेगा एक्सिस हो, कॉजल का मतलब ये जो शेडेड रीजन है ये राइट मोस्ट पोल के राइट में, यानी कि माइनस ए शुड बी द राइट मोस्ट पोल। सारे पोल इसके पीछे होने चाहिए, यानी सारे पोल जे ओमेगा के लेफ्ट में होने चाहिए। समझ गए? सारे पोल अगर माइनस ए के पीछे होंगे तो सारे पोल कहां आ गए? लेफ्ट हाफ प्लेन में आ गए। यही कंडीशन हमने लगाई, दोनों से जो कंडीशन सीखी वही लगाई। और बेटा ये सारी चीजें जो है ना, जब तुम लैपलास ट्रांसफॉर्म कवर करोगे तुमको वर्बली याद हो जाएंगी, ये पक्की बात है। अभी हम लोग सिर्फ उतना कर रहे हैं जितना कंट्रोल में रिक्वायर्ड है। अब देखो इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम का पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल, वैल्यू ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल एट t इक्वल टू 0। ठीक है? 0 प्लस पे वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए कंडीशन ये होती है बेटा कि आपका xt कॉजल होना चाहिए, यानी 0 के आगे एग्जिस्ट करे, तभी तो 0 प्लस पे वैल्यू निकालोगे, उसको इनिशियल बोलोगे। अगर कोई सिग्नल 0 से इंफिनिटी जा रहा है तो 0 वाली वैल्यू इनिशियल कहलाएगी। दूसरी बात, जब आप x ऑफ s की बात करोगे उसमें डिनोमिनेटर में s की पावर न्यूमरेटर से ज्यादा होनी चाहिए, यानी अगर न्यूमरेटर में मान लो s का स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में क्यूब या क्यूब से भी ज्यादा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहां पे आपकी वैल्यू देखिए कैसे आती है, x ऑफ 0 प्लस is limiting s tending to infinity s excess, limiting s tending to infinity s excess। तो यहां पे आपको अगर टाइम में 0 चाहिए तो लैपलास में क्या लेना पड़ेगा? इन्फिनिटी। एक तरह से एक दूसरे के डुअल हो गए ना, टाइम में जो वैल्यू 0 है उसके लिए लैपलास में इन्फिनिटी। सेम वैल्यू में बेटा अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है, फाइनल वैल्यू थ्योरम में क्या कहते हैं? इसका पर्पस है टू डिटरमाइन फाइनल वैल्यू ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल दैट इज x इंफिनिटी। अब x इंफिनिटी की कंडीशन ये होती है कि यहां पे ना s को 0 डालोगे, जब टाइम को इंफिनिटी डाल रहे हो तो s को 0 डालोगे, s एक्सेस। अब यहां दो कंडीशन है बेटा, पहली बात तो x ऑफ t कॉजल होना चाहिए, और s एक्सेस जो आ रहा है ये फंक्शन, इसके सारे पोल आपके लेफ्ट हाफ में होने चाहिए। इसके सारे पोल कहां होने चाहिए? लेफ्ट हाफ के अंदर।
ठीक है, सारे पोल लेफ्ट हाफ में होंगे एंड इट मस्ट बी कॉजल, यानी ये 0 से इंफिनिटी जा रहा हो। ठीक भाई, चल जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी है इस पे। पहली बात तो देखो, पावर ऑफ एस इन डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। पावर ऑफ एस इन न्यूमरेटर में एस है ही नहीं, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब कितनी पावर हो गई, एस की पावर 0। तो कंडीशन ट्रू हो गई। अब आप अगर x ऑफ 0 प्लस निकालते हो, लिमिटिंग s टेंडिंग टू इंफिनिटी s इंटू 1/s+3। अब डिनोमिनेटर से भी आप s ना कॉमन ले लो, आप डिनोमिनेटर से भी बेटा s कॉमन ले लो, s से s कट गया। ठीक है, यहां पे आपका s से s कट गया। अब ये 3/s हो जाएगा 0, 3/s हो जाएगा 0, 1/1 + 0 इज 1। s को अगर इंफिनिटी रखोगे तो 3/s इज 0। हाँ, स्टेबल कंडीशन इज नेसेसरी फॉर फाइनल वैल्यू, नॉट इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू। अब ये देखो, फाइनल वैल्यू थ्योरम के लिए ये पावर वाली कंडीशन तो ट्रू हो रही है। एस एक्सेस कहां आ रहा है, एस एक्सेस क्या आ रहा है, s/s+3। तो इसका पोल कहां आ रहा है, s = -3, यानी लेफ्ट हाफ प्लेन, लेफ्ट में जा रहा है ना। तो जब आप x ऑफ इंफिनिटी निकालोगे, समझ में आ गई कंडीशन किस में चेक करनी है, लेफ्ट वाली, सिर्फ आपको फाइनल वैल्यू में। तो लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0 s/s+3। अब 0/0+3 आ गया, विच बिकम्स 0। तो फाइनल वैल्यू इज 0। आ गया भाई सबको समझ कैसे लगती है थ्योरम। अब जरा आप लोग निकाल दो यार, 808/s s² + 2s + 101 करना, जरा करो जरा भाई इसको। क्या आ रहा है, 0। अब देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर क्लियर दिख रहा है, न्यूमरेटर से ज्यादा है। ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में s का क्यूब बनेगा। अब यहां पे x ऑफ 0 s को अगर इंफिनिटी डालोगे, डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, दिस बिकम्स 0। डिनोमिनेटर इंफिनिटी, दिस बिकम्स 0। ठीक है, अब अगर आपको फाइनल वैल्यू थ्योरम लगानी होती तो आप s एक्सेस लिखते, जिसमें आप कहते 808/s² + 2s + 101। अब आपको पहले पोल निकालने होते ना, तो पोल के लिए आप डिनोमिनेटर 0 करते, तो आपका पोल क्या आता, -2 ± b² - 4ac रूट में -400। रूट में नेगेटिव आता है तो आयोटा आ जाता है ना भाई, ये तो पता ही होगा।
तो ये आयोटा इंटू 20 आ जाएगा। अब इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट -1 है, तो रियल पार्ट से पता चला लेफ्ट हाफ प्लेन में है। ठीक है, रियल पार्ट से मालूम चला लेफ्ट हाफ प्लेन में। अब x इंफिनिटी इज लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0, s एक्सेस लिमिटिंग s टेंडिंग टू 0, ये s एक्सेस ऊपर लिखा है ना। अब बेटा इसमें अगर s को 0 डालोगे तो ये बचेगा 808/101, क्योंकि s स्क्वायर और 2s दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये 808/101 बचेगा, विच विल कम आउट टू बी 8। समझे प्रोसेस पूरा? बताओ प्रोसेस क्लियर हुआ? हाँ J10 होगा, सही बोल रहे हो, J10 होगा। तो आपको जो लेफ्ट और राइट देखना है ना, वो रियल पार्ट से देखना है, इमेजिनरी पार्ट से नहीं। ठीक है, चलो ये ट्राई करो। ये वाला तो हमने कर लिया, 8 आ रहा है, ये पिछले क्वेश्चन में ही कर लिया। अब ये देखो जरा, 4/s² - s, what will be the final value? What will be the final value? करो। हाँ, ऑलवेज पोल कंडीशन आपको चेक करनी है whenever you are applying final value theorem। ठीक है भाई अनिल, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाते हुए पोल कंडीशन हमेशा चेक करना है। यस, पोल राइट साइड आ रहा है आपका। देखो ऑर्डर ऑफ डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर से बड़ा आ ही रहा है, बट ये तो खैर फाइनल में जरूरी नहीं होता। आप यहां पे s एक्सेस निकालिए सीधे, 4s/s² - s, यानी 4/s - 1। अब इसका पोल कहां आ गया? s = 1, विच इज राइट हाफ प्लेन। तो आप क्या बोलोगे? फाइनल वैल्यू थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाइड। समझ गए ना अब इनिशियल और फाइनल वैल्यू का यूज। ठीक है, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़े दे रहा हूं बेटा, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़े दे रहा हूं। ठीक है, अब जरा ये वाला क्वेश्चन देखना, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म बताओ। 5वां क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, फटाफट ये कर दो यार। एक कॉन्सेप्ट आप लोग को और बताना है, फिर मैं वो भी निपटा दूंगा, तो हम लोग ना लैग नहीं करेंगे कोर्स के अंदर। चलो जल्दी से ये वाला सवाल बना दो। मैं आपको ना यहां पे लिख के देता हूं कुछ डेटा। e⁻−80 ut इसका आया था 1/s + a, और यहां पे आया था सिग्मा > -a। सिग्मा माने रियल पार्ट, और एक ये फंक्शन था -e⁻−80 ut u(-t) 1/s + a सिग्मा <-a। ये क्या आ रहा है? इनवैलिड। कोई बता रहा है ए, कोई बता रहा है इनवैलिड। चलो देखें। अब e⁻3e⁻−t ut, 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे a दिख रहा है 1 आ रहा है, तो यहां पे a आ गया 1, और कंडीशन हो गई सिग्मा > -1। दूसरा है 2e⁻t u(-t), यानी a दिख रहा है -1, और यहां पे एक माइनस से भी मल्टीप्लाइड है, तो a दिख रहा है -1 और एक माइनस से भी मल्टीप्लाइड है, सिग्मा <1। अब जब आप दोनों को साथ में लिखोगे, समझ रहे हो, इसको ऐसे लिख लो, ऐसे, समझ रहे हो? तो इससे कंपेयर करने के लिए ऐसे लिख लिया, तो -2 आ गया ना, माइनस माइनस प्लस, यहां पे प्लस दे रखा है, मुझे यहां माइनस चाहिए था। इन दोनों को जब आप साथ में लिखोगे तो इट विल बिकम, और ROC कितना आ जाएगा? सिग्मा > -1 और इंटरसेक्शन सिग्मा <1। -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो कौन सा आ गया? एलसीएम ले लेना जरा, 3s - 3 - 2s
तो s -3 -2 -5 एलसीएम लेके ये बन गया a। ठीक है, a बन गया। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमें काफी काम आता है लैपलास के अंदर, दैट इज द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको ऐसे लैपलास दे दे कोई s+1 बाय s, s+2, s+3, ठीक है, अगर आप इसको इंडिविजुअल टर्म्स में ब्रेक करना चाहें तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज पार्शियल फ्रैक्शन। इस मेथड को क्या कहते हैं भाई? पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते हैं देखिएगा, जब आप a निकालें तो आप ना इस फंक्शन में से s को गायब कर दें और इसका पोल पुट कर दें। देखिएगा, आप s को हाइड कर लें, s को गायब कर दें और जो इसका पोल है वो आप पुट कर दें। अगर s को हटा रहे हो, s का पोल क्या है भाई? s का पोल है 0, है ना? इस टर्म का पोल है 0, तो इसमें 0 पुट कर दो s को हटा के, ये आएगा 1 2 3। 1/2 इंटू 3 इज 1/6। ऐसे ही देखो, अगर b को निकाल रहे हो तो b वाली टर्म का पोल क्या है? -2 है। अब -2 डालोगे और -2 वाली टर्म को गायब कर दो। यहां से गायब किया, क्या बचा? s और s+3। अब डालना जरा -2, -2 + 1 आया, -1 आया, यहां पे आया -2, यहां +1, -1 -2 +1, तो -1/-2 इज हाफ। कितना आया? हाफ। ऐसे ही बच्चों, अगर c वाली टर्म निकालोगे तो क्या डालोगे? c के लिए s = -3 और -3 वाली टर्म हटा के, -3 वाली टर्म हटा के, अब -3 डालो, ऊपर आया -2 -3 -1। आया ये समझ? कैसे कोएफिशिएंट निकालते हो बताओ? ये समझ आया पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे कोएफिशिएंट निकाले जाते हैं? बोलिए बोलिए भाई, ये मेथड क्लियर हुआ? पार्शियल फ्रैक्शन के कोएफिशिएंट कैसे निकलते हैं? अगर कभी रिपीटेड पोल आ जाए, अगर कभी रिपीटेड पोल आ जाए, मान लो ऐसे आ s+2 का क्यूब, ठीक है, अब आप इसको कैसे ब्रेक करते हो बेटा? इसको 3 पार्ट में तोड़ा जाता है, पावर 1 से लेकर के 3 तक सारी। जब आपकी किसी भी पोल की हायर पावर आ जाए, या फिर ना आप नीचे ना, वरना आप लोग बेमतलब कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे चलो s भी ले लो, ठीक है, ऐसे। ठीक है भाई, अब ये जो d है ये तो बड़ा नॉर्मली आ जाएगा क्योंकि उसकी पावर तो 1 ही है ना, d बड़ा नॉर्मली आ जाएगा। आप s वाली टर्म को हटा के बाकी में आप 0 पुट कर दीजिए, तो कितना आ गया भाई? 1/8। ठीक है भाई, अब c जो है, c भी बड़ा आराम से आ जाता है, इसका पोल है -2। आप डायरेक्टली पूरी क्यूब वाली टर्म को हटा दो, पूरी क्यूब वाली टर्म को हटा दो, ठीक है, c वाला यानी क्यूब वाला जो हाईएस्ट पावर है, -1/-2 1/2। अब आगे मेहनत है बेटा, आगे मेहनत है। ये जो b आता है, ये आता है डेरिवेटिव से। कैसे आता है? डेरिवेटिव से, d/ds ऑफ s+1/s, यानी कि ये क्यूब वाली टर्म हटाई, बचे हुए का डेरिवेटिव। आप इसको ब्रेक कर लो ना, s+1/s को, 1 + 1/s, डेरिवेटिव कितना बनेगा बेटा? 1 का डेरिवेटिव तो 0 और 1/s का -1/s²,
एस की जगह -2 डालो तो -1/4, -1/4। ठीक है, अब मेरे बच्चों यहां पे आपको डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी जितना नीचे जाते जाओगे ना पावर में उतना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब यार फर्स्ट डेरिवेटिव तो ले ही चुके हो, सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दो। 1/s² माइनस 1/s² का क्या होता है 2/s³, 2/-8 तो -1/4। आया समझ कैसे निकालना है? अगर कभी भी पावर आपकी हायर है तो आप हाईएस्ट पावर का तो डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर का तो डायरेक्ट निकाल लेते हो, जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे आप डेरिवेटिव बढ़ाते जाते हो। ये वाला केस समझ में आया? तीसरा केस बच्चों ऐसे होता है, s/s² प्लस s+2, जैसे ये है। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है बेटा, इसके रूट्स कॉम्प्लेक्स आएंगे, है ना, ये सीधा कोई परफेक्ट स्क्वायर में तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, इसके रूट्स क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे। ठीक है, इसके रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं। अगर इसके रूट्स आपके कॉम्प्लेक्स आने वाले हैं तो आप क्या करते हैं, आप इसको देखिए ऐसे लिखते हैं a/s यही सारे केसेस बनते हैं इसके अंदर। आप इससे ना एक कम ऑर्डर का पॉलिनोमियल लिख देते हो, अगर नीचे सेकंड ऑर्डर है तो ऊपर क्या लिखा, फर्स्ट ऑर्डर। अब a यहां पे डायरेक्ट आ जाता है बच्चों, a आपका यहां पे डायरेक्ट आ जाता है, s को 0 रख दो, s वाली टर्म को छुपा लो, हाइड कर लो, आप s वाली टर्म को हाइड कर लो, तो ये आ गया 1/2, सिंपल। अब आपको क्या करना पड़ता है मेरे बच्चों, आगे ना आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, माने बी और सी का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। अब आप इसके आगे क्या करते हैं, आगे की कहानी समझिएगा। आप एलसीएम लेते हैं, आप एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो आपने एलसीएम ले लिया, जैसे 2s s² प्लस s+2, यहां पे आया s² प्लस s+2, यहां पे 2bs²। ठीक है, यहां पे आया s, यहां पे 2cs, और यहां पे आ गया 2। अब आप इसको ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर कर लो मेरे भाई। ओरिजिनल फंक्शन में क्या आ रहा था, ये आ रहा था ना, तो अब ये देखो, ये कट गया, ये कट गया, यहां से कट गया, अब यहां पे आ गया s² का कोएफिशिएंट तो राइट हैंड साइड पे 0 ही है, तो आपने इसको 0 कर दिया, तो b आ गया -12। s का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे 1 है, s का कोएफिशिएंट आपका 1 है, तो ये 2 - 1 c आ गया ½ समझे कैसे निकालोगे, बताओ कैसे निकालोगे, क्लियर है? डेरिवेटिव वाला रिपीट कर दूं, सिद्धार्थ भाई देखो यहां पे पावर 3 थी ना, तो जब आप टर्म निकालोगे पावर 1, पावर 2, पावर 3 तीनों निकालोगे, पावर 3 का कोएफिशिएंट जनरल मेथड से आ जाता है जैसे निकाला था। अब उससे एक कम पावर पे जाते हो तो ये वाली पूरी टर्म भगा दो, बचे हुए का डेरिवेटिव करो, फिर -2 डालो। एक और कम पावर पे जाते हो, ये टर्म तो भगा के ही रखनी है, बचे हुए का इस बार डबल डेरिवेटिव करना है, फिर -2 डालना है। समझ रहे हो, यहां पे डायरेक्ट डाला -2, यहां डेरिवेटिव में, यहां डबल डेरिवेटिव में, टर्म तो भगा देनी है पहले, ये पूरी टर्म भगा देना। अगर सी निकाल रहे हो तो डायरेक्ट डाला -2, बी निकाल रहे हो तो आपने डेरिवेटिव लेके डाला, और ए निकाल रहे हो तो डबल डेरिवेटिव लेके आपने पुट किया। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्सेस दे रखा है और अलग अलग आरओसी के लिए पूछ रहा है, यहां तो फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स हैं, तो आप एक्सेस को क्या लिखोगे बेटा, a/s+1 प्लस b/s-2,
अब आप a को क्या लिखोगे, यहां पे a कैसे निकालोगे, s टेंडिंग टू -1। अब s+1 वाली टर्म भगा दो तो -1 यहां पे 1 आ गया और यहां -3, ठीक है। और दूसरे वाले का पोल आ रहा है s = 2 पे, तो वो टर्म भगा दो, बाकी में आप 2 पुट कर दो, तो ऊपर आ गया 4 + 3 7, नीचे आ गया 3 7/3। तो आपका x ऑफ s क्या हो गया बेटा, ये आ गया -1/3। इसका काम ना इनवर्स निकालने में ही आता है। अब डिफरेंट आरओसी क्यों बोला, ये डिफरेंट आरओसी समझाता हूं, ठीक है। लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए ऑफ थर्ड केस। बेटा देखो ये वाला आपने तोड़ा था ना फंक्शन, यहां पे बस a की जगह आपने पुट किया, फिर आपने एलसीएम ले लिया, ये फंक्शन बना, ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, दोनों बराबर ही तो होने चाहिए। आप इसी को तो ब्रेक कर रहे हो, तो आपने इस ओरिजिनल फंक्शन से कंपेयर कर लिया। यहां पे ऊपर में कोई एस स्क्वायर है ही नहीं, यहां है, यानी एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0, यहां एस का कोएफिशिएंट 1 है, यहां आ रहा है 1 + 2c/2, तो ये 1 होना चाहिए। लेफ्ट और राइट के कोएफिशिएंट कंपेयर कर लिए, कांस्टेंट है 1, यहां भी देखो 2/2 आ रहा है 1, 2/2 1 आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देखिएगा बेटा कि यहां पे डिफरेंट आरओसी क्यों बोला गया, यहां पे डिफरेंट आरओसी क्यों बोला गया। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास दो पोल हैं, करेक्ट, एक आपका है -1 और एक आपका है 2, करेक्ट बात है ना, आपके पास दो पोल हैं, एक है -1 और एक है 2। अब पोल तो कभी आरओसी में आ नहीं सकते, तो आप इस प्लेन को 3 हिस्सों में बांट दीजिए ऐसे। अब एक आरओसी हो सकता है बेटा -1 से पीछे वाला, एक हो सकता है ये -1 से 2, और एक हो सकता है 2 से आगे वाला, ठीक है, 2 से आगे वाला। तो 3 आरओसी पॉसिबल है। अब आप देखिएगा, अगर आप फर्स्ट वाला लेते हो सिग्मा लेस देन -1, तो दैट इज लेफ्ट ऑफ बोथ पोल्स, दोनों पोल के लेफ्ट में ही है ना, दोनों पोल के लेफ्ट में है। अब आपको दो सिग्नल के बारे में पता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/s + a, सिग्मा ग्रेटर देन -a, और 1/s + a सिग्मा लेस देन -a, ये हम जानते हैं ना। अब बेटा जब आप दोनों से ही लेफ्ट में जा रहे हो, दोनों से लेफ्ट में जा रहे हो, तो नीचे वाला यूज करो, लेस वाला, दोनों के ही लेफ्ट में हो ना, -1 से पीछे होने का मतलब -1 से भी पीछे हो और 2 से भी पीछे हो, दोनों के ही लेफ्ट में हो, तो दोनों के लिए नीचे वाला फंक्शन आप यूज करो। आप x ऑफ t लिखो, यहां पे माइनस पहले से आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो 1/3 e⁻t u ऑफ -t। देखो ना, अगर यहां पे प्लस कर दोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे पहले से माइनस आ रहा है, यानी फंक्शन में टाइम डोमेन में प्लस आएगा। अब यहां प्लस आ रहा है तो टाइम डोमेन में माइनस आएगा। यहां पे a को अगर कंपेयर करोगे, a आ रहा है -2, a आ रहा है -2, ये लो जी, आया समझ। कंपेयर किया तो यहां पे a आ रहा था 1, यहां पे कंपेयर किया तो a आ रहा था -2, तो ऐसे पुट कर दिया। अब ऐसे ही मेरे बच्चों अगर आप सेकंड वाले पे आ जाओ, अगर आप सेकंड वाले पे आ जाओ, सेकंड वाला है -1 से राइट और 2 से लेफ्ट। अगर आप -1 के राइट में हो तो राइट वाला यूज करें, और 2 के लेफ्ट में हो तो लेफ्ट वाला यूज करें, है ना। -1 के राइट में हो तो राइट वाला यूज करें। राइट वाला क्या कह रहा है कि भैया जी अगर यहां -1/3 है तो -1/3 ही रहेगा और ut आएगा, और 2 से लेफ्ट में हो सर जी, तो पहले भी 2 के लेफ्ट में ही थे, वही आ गया। और तीसरे वाले में जब आप 2 के आगे चले गए,
टू के आगे जाने का मतलब है आप दोनों से राइट में हो। जब आप दोनों से राइट में हो तो राइट वाला ही फंक्शन दोनों से यूज करो। दोनों के राइट में हो तो राइट वाला ही यूज करें, तो ये वाला फंक्शन ही यूज किया जाए। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जिस पोल के राइट में हो तो राइट वाला यूज करो, जिसके लेफ्ट में हो उसके लिए लेफ्ट वाला यूज करो। तो अगर आप राइट ऑफ राइट मोस्ट हो तो दोनों के लिए राइट वाला यूज किया, और अगर आप लेफ्ट ऑफ लेफ्ट मोस्ट हो तो दोनों के लिए लेफ्ट वाला यूज किया। बीच में हो तो एक के राइट में और एक के लेफ्ट में, तो एक के लिए राइट एक के लिए लेफ्ट। क्लियर हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं और इनवर्स कैसे निकालते हैं बताओ। आपको आरओसी डिफाइन करना जरूरी है और आरओसी के अनुसार डिसाइड करना है ऊपर वाला लेना है या नीचे वाला। अगर किसी पोल के राइट का रीजन ले रहे हो तो ऊपर वाला लोगे, पोल के लेफ्ट का रीजन ले रहे हो तो नीचे वाला लोगे। बताओ किसी को यहां कोई शंका तो? जल्दी बोलो, आज मेरे पास टाइम कम है, 9:30 बजे मेरा एक और सेशन है, बीच में मुझे डिनर भी करना है। क्लियर? चलो, तो ये तो यार तुमने मन खुश कर दिया। आगे है तुम्हारा असाइनमेंट, असाइनमेंट बना लेना।